आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो सामग्री है वो जनकवि नागार्जुन की एक बहुत ही प्रभावशाली और छोटी सी कविता मैं मिट्टी का मनुष्य से जुड़ी है। बिल्कुल। ये महज कुछ शब्दों की कविता है लेकिन अपने अंदर एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। बिल्कुल, पहली नजर में ये एक आत्मकथात्मक कविता लगती है, लेकिन ये सिर्फ आत्म अभिव्यक्ति से कहीं ज्यादा है। ये एक घोषणा है, एक पहचान का ऐलान है। और आज का हमारा मकसद भी यही है, इसी घोषणा के पीछे जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें समझना। जी। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जब नागार्जुन जैसा बड़ा कवि खुद को मिट्टी का मनुष्य कहता है तो वो अपनी कला और समाज के बारे में असल में क्या कह रहा होता है। तो चलिए इस छोटी सी कविता की परतों को खोलते हैं। जरूर, और ये परतें बहुत दिलचस्प हैं। देखिए, सामग्री के अनुसार नागार्जुन यहाँ खुद को कोई महात्मा या देवता या फिर किसी खास अभिजात्य वर्ग का बुद्धिजीवी नहीं मान रहे। देखो नो, वो तो बस एक साधारण संघर्ष करने वाले जमीन से जुड़े इंसान के रूप में खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो भी पूरे गर्व के साथ। हाँ, तो सबसे पहले इसी केंद्रीय विचार पर बात करते हैं, मैं मिट्टी का मनुष्य। पहली बार सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन उस दौर को अगर देखें जब कवि खुद को कल्पना के लोकों का वासी मानते थे, तब ये कहना कितना क्रांतिकारी रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये एक तरह से उस पूरे ढांचे पर ही सवाल है जो कलाकार को समाज से ऊपर एक विशेष दर्जा देता है। अच्छा, नागार्जुन सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं किसी हाथी दांत की मीनार में बैठकर कविता नहीं लिखता। मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, सब कुछ उसी मिट्टी से बना है जिससे आम जनता बनी है। यानी वो ऊंचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर रहे। नहीं, बल्कि वो खुद को उस वर्ग में शामिल कर रहे हैं जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि मेरी प्रेरणा का स्रोत कोई कल्पना या दर्शन नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनके बीच में रहती हूँ। हाँ, और यही बात उन्हें जनकवि की उपाधि के और करीब ले आती है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ हिस्सा शब्द से भी थोड़ा आगे जाऊंगा। वो सिर्फ हिस्सा नहीं है, वो उस जनता की उपज है। उपज? ये तो और भी गहरा हो गया। हाँ, जैसे मिट्टी से पौधा उगता है, वो मानते हैं कि उनका कवित्व तो उसी जनता से पैदा हुआ है। यही फर्क उन्हें जनकवि बनाता है। जनकवि का मतलब ही है जनता का कवि। सही बात है। अगर कवि खुद को जनता से अलग समझेगा, किसी ऊंचे आसन पर बैठा हुआ, तो वो उनकी आवाज कैसे बन सकता है? नागार्जुन इस कविता के जरिए उस आसन को ही नकार रहे हैं। ये बात तो समझ में आती है कि वो खुद को जनता से जोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पानी का मनुष्य या हवा का मनुष्य क्यों नहीं कहा? मिट्टी शब्द ही क्यों चुना? मुझे लगता है इस एक शब्द में ही सारा रहस्य छुपा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मिट्टी शब्द का चुनाव बहुत सोचा समझा है। स्रोत में भी इसके कई प्रतीकात्मक अर्थ बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम इसे परत दर परत देखें तो पहली चीज जो सामने आती है वो है विनम्रता। विनम्रता? हाँ, मिट्टी पर सब चलते हैं, वो सब कुछ सहती है, लेकिन उसमें कोई अहंकार नहीं होता। वो बस देती है, पोषण करती है, बिना किसी दिखावे के। नागार्जुन खुद को उसी विनम्रता से जोड़ रहे हैं। विनम्रता और सहनशीलता, ये तो समझ में आता है, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मिट्टी हमेशा सकारात्मक ही है? मिट्टी तो जड़ता का भी प्रतीक हो सकती है, पिछड़ेपन का भी। क्या नागार्जुन इस नकारात्मक अर्थ से पूरी तरह बच पाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिट्टी के दूसरे प्रतीक में मिलता है, जो है स्थायित्व और सहनशीलता। अच्छा, जिसे आप जड़ता कह रही हैं, नागार्जुन उसे ठहराव और मजबूती के रूप में देखते हैं। मौसम बदलते हैं, तूफान आते हैं, सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन मिट्टी वो अपनी जगह पर बनी रहती है। उसमें हर तरह के दबाव को सहने की क्षमता है। ये गुण एक संघर्षशील व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ा गुण है। वो जड़ नहीं है, वो अडिग है। और इसका कोई तीसरा आयाम भी है। तीसरा, और जो शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है, वो है उत्पादकता, सृजनशीलता। सृजनशीलता वो कैसे? देखिए, उस दौर में ज्यादातर कवि अपनी प्रेरणा सरस्वती या किसी दैवीय शक्ति को मानते थे। नागार्जुन उस पूरी परंपरा को तोड़कर कह रहे हैं कि मेरी प्रेरणा, मेरी सरस्वती, ये मिट्टी है, ये आम जनता है। वाह! मिट्टी ही तो हर चीज को जन्म देती है, चाहे वो अनाज हो, फूल हो या पेड़ हो। सारी सृष्टि का आधार ही मिट्टी है। तो एक तरह से ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये कला के स्रोत की पूरी परिभाषा को ही बदल देना है। तो जब नागार्जुन कहते हैं कि वो मिट्टी के मनुष्य हैं, तो असल में वो कह रहे हैं कि उनमें विनम्रता, सहनशीलता और सृजनशीलता जैसे गुण हैं। मतलब वो अपनी पहचान को इन बुनियादी और शाश्वत गुणों से जोड़ रहे हैं,
न कि किसी अस्थायी पद या प्रसिद्धि से। बिल्कुल एक छोटे से वाक्य में इतना कुछ छुपा है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जैसे मिट्टी बिना किसी शोर के सृजन करती है, वैसे ही एक कलाकार को करना चाहिए। जैसे मिट्टी सबको चुपचाप सह लेती है, वैसे ही एक जनसेवक को सहनशील होना चाहिए। और जैसे मिट्टी में कोई अहंकार नहीं होता, वैसे एक महान व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। ये उनकी पूरी जीवन दृष्टि को दिखाता है। हम भाषा पर थोड़ा और रोक सकते हैं क्या? स्रोत में ये जिक्र है कि इसकी भाषा बहुत सीधी और सहज है। हाँ, क्या उस समय के दूसरे बड़े कवि भी ऐसी ही सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, या नागार्जुन इस मामले में कुछ अलग थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस समय आप देखिए, हिंदी कविता पर छायावाद का प्रभाव अभी भी था, जहां भाषा बहुत मुश्किल होती थी। हाँ, बहुत संस्कृतनिष्ठ, अलंकृत और जटिल। आप निराला या महादेवी वर्मा की शुरुआती कविताओं की भाषा देखिए। उसकी तुलना में नागार्जुन की भाषा वो जानबूझकर तोड़ी हुई, खुरदुरी और ठेठ देहाती शब्दों से भरी है। अच्छा, उसको चुनौती दे रहे थे। उनकी भाषा में लोकगीतों की लय है, आम बोलचाल की ताजगी है। मतलब जिस दर्शन की वो बात कर रहे हैं, उसी दर्शन को उनकी भाषा भी दर्शाती है। बिल्कुल। अगर वो क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग करते तो उनका मिट्टी का मनुष्य होने का दावा खोखला लगता। बिल्कुल। उनकी शैली उनके विचार का प्रमाण है। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार कॉलेज में नागार्जुन को पढ़ा था, तो मैं सच में चौंक गया था। अकाल और उसके बाद जैसी कविता, इतनी सरल भाषा में इतनी गहरी चोट करने की ताकत। ऐसा लगा जैसे कोई कवि नहीं, बल्कि मेरे गांव का कोई बुजुर्ग मुझसे बात कर रहा हो। वो भाषा के माध्यम से कोई दूरी नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उस दूरी को मिटाना चाहते थे। तो इन सभी पहलुओं को जोड़ने पर इस कविता का जो असल सार है वो क्या निकलता है? समाज को क्या संदेश देना चाहती है ये कविता? स्रोत के अनुसार संदेश बहुत साफ है। सच्ची महानता किसी पद या प्रसिद्धि में नहीं है। तो फिर किस में है? जो अपनी जड़ों से, अपनी धरती से जुड़ा हो, जो जनता के बीच रहे और अपने साधारणपन को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान माने। ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक लगता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। जहाँ हर कोई असाधारण दिखने की होड़ में लगा है। और यहाँ एक कवि कह रहा है कि मेरी महानता मेरे साधारण होने में है। जब मैं स्रोत के निष्कर्ष को पढ़ रही थी तो दो शब्द मेरे दिमाग में अटक गए, वैचारिक स्थिति और आत्मस्वीकृति। ये बहुत भारी शब्द लगते हैं। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो अपनी पहचान को स्वीकार कर रहे थे, या इसका कोई गहरा राजनीतिक मतलब भी है? इसका मतलब बहुत गहरा है। पहले वैचारिक स्थिति को समझते हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा नजरिया है। एक क्या कहते हैं, विचारधारा है। हाँ, और ये उनकी मार्क्सवादी चेतना से बहुत प्रभावित है। मार्क्सवादी दर्शन में इतिहास बनाने वाले राजा महाराजा नहीं होते, बल्कि आम लोग होते हैं। हाँ, वो सर्वहारा यानी मजदूर और किसान जो असल में उत्पादन करते हैं। नागार्जुन खुद को उसी वर्ग में रखकर कह रहे हैं कि साहित्य का नायक भी वही मेहनतकश इंसान है और मैं उसी की आवाज हूं। वो कला को अभिजात वर्ग के ड्राइंग रूम से निकालकर खेतों और खलिहानों में ले आते हैं। और आत्मस्वीकृति, इसका क्या मतलब हुआ? आत्मस्वीकृति का अर्थ है अपने मूल स्वरूप को बिना किसी शर्म या हीन भावना के स्वीकार करना। वो ये नहीं कह रहे कि काश मैं कुछ और होता। वो कह रहे हैं मैं जो हूं, यानी मिट्टी का मनुष्य, वही मेरी सबसे बड़ी और सच्ची पहचान है और मुझे इस पर गर्व है। ये एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्टैंड है, खासकर एक ऐसे समाज में जो पद, जाति और वर्ग के आधार पर बटा हो। तो ये कविता केवल नागार्जुन का आत्मवर्णन नहीं, बल्कि उनकी पूरी विचारधारा का एक घोषणा पत्र है। बिल्कुल। यह इस विचार को स्थापित करती है कि एक सच्चा रचनाकार या कलाकार हमेशा जनता से, उसकी पीड़ा से और उसकी मिट्टी से ही पैदा होता है। हाँ। अगर वो अपनी जड़ों से कट गया तो उसकी कला भी बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष यही है। एक सच्चा कलाकार जनता का ही एक संवेदनशील और मुखर रूप होता है। उसकी जड़ें उसी मिट्टी में होती हैं जिसमें आम लोगों की होती हैं। नागार्जुन इस कविता के माध्यम से इसी शाश्वत सत्य को पूरी ताकत से दोहरा रहे हैं। तो आज नागार्जुन की कविता में मिट्टी का मनुष्य पर इस चर्चा से यह साफ हुआ कि कैसे सादगी में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी हो सकती है। ये कविता दिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना और आम जनता का हिस्सा बने रहना ही किसी व्यक्ति को, किसी कलाकार को महान बनाता है। हाँ, ये एक व्यक्ति की कहानी से बढ़कर एक पूरे दर्शन को सामने रखती है, जहां विनम्रता और जनसंवेदना सबसे बड़े मानवीय गुण हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब कहीं न कहीं उसी एक मिट्टी से बने हैं।
बात करते करते एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। जी कहिए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया और ब्रांडिंग के जरिए हर कोई अपनी एक खास, असाधारण और चमक दमक वाली पहचान बनाने में लगा है, तब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, राजनीति हो या बस रोजमर्रा की जिंदगी, एक व्यक्ति के लिए मिट्टी का मनुष्य बने रहने